पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। आदरणीय महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप आ सके। ऐसे आवागमन का और जापान के साथ विचार विनिमय का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम आपके देश के साथ निकट संपर्क कायम करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि आपकी भारत यात्रा दिलचस्प तथा सुखद रही है और आपकी सुख सुविधा का भली भांति ध्यान रखा गया है। आपने देखा ही होगा कि हमारी समस्याएं आपकी समस्याओं से भिन्न हैं। भारत का आकार ऐसा है कि हमारी समस्याएं हमेशा ही विशाल रही हैं। केवल समस्याओं का स्वरूप बदल जाता है। आपको शायद मालूम है कि यह पहला मौका नहीं है कि लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। वस्तुतः आज प्रमुख राजनीतिक दलों, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले कांग्रेस में थे। इस बार अंतर बस यही है कि जिस दल ने कांग्रेस को छोड़ा है उसने पुराने नाम को बनाए रखा है, यद्यपि अब उन्हें कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। यह दल, जैसा कि आपको विदित है, हमारी संख्या का 1/3 है और वे जब हमारे साथ थे तब भी इस दल के बहुत से सदस्य पार्टी के अंदर से हमारा विरोध करने में सक्रिय थे, जिससे स्थिति ज़्यादा कठिन न होकर एक प्रकार से अधिक सरल हो गई है। क्योंकि जब आपको मालूम है कि कौन लोग आपके विरोधी हैं तो आप अधिक कुछ नहीं कर सकते। आपने जिन 2 बातों का जिक्र किया है उनसे अवश्य ही राजनीतिक जीवन में जटिलता आ गई है, लेकिन कांग्रेस में विभाजन हुए अब कई महीने बीत चुके हैं। इससे वैसी कोई उथल पुथल नहीं हुई जिसकी आशंका कुछ लोगों को थी और जिसके लिए कुछ लोग आशा कर रहे थे। देश और कांग्रेस दोनों ही ने इस विभाजन को सहज भाव से लिया है। अभी पिछले सप्ताह ही हमें संसद में सरकार के शक्ति परीक्षण में भाग लेने का अवसर मिला। सरकार को मिलने वाले वोट उसके विरुद्ध मतों की अपेक्षा तिगुने थे। एक संशोधन पर सभी विपक्षी दलों, विपक्षी कांग्रेस ग्रुप तथा सभी अन्य विपक्षी दलों ने हमारे विरुद्ध मत दिए। फिर भी हमें स्पष्ट बहुमत मिला। अतिवादी कम्युनिस्टों की कुछ और ही कहानी है। हमारे यहाँ लोगों के कई ग्रुप हैं जो सत्ता को चुनौती देते हैं। आदरणीय महोदय, हमारी राजनीतिक रणनीति सुस्पष्ट है। पार्टी और सरकार ने मध्यम मार्ग अपनाया है, जो निश्चय ही बहुत कुछ वाम पक्षीय झुकाव वाला है। अब हमें अपने लोगों को यह दिखा देना है कि इस मार्ग से चलकर हम अभीष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और परिणाम से मेरा आशय केवल विकास की बढ़ी हुई गति ही नहीं है, बल्कि सामाजिक असमानताओं में तेजी से कमी होना भी है। हमारी जनता को आस्था लोकतंत्री व्यवस्था में है। अगर हम तेजी से आर्थिक प्रगति संभव बना सकें तो लोकतंत्र में यह विश्वास और गहरी जड़ें जमा लेगा। यह सचमुच में एक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएं देश को आगे ले जाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं।
अब हम 10वीं योजना की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम तेजी से प्रगति कर सकने की स्थिति में हैं। जब देश का समग्र विकास होगा तभी सभी प्रादेशिक तथा अन्य समस्याओं का हल किया जा सकेगा। इसलिए योजना में हमने राज्य क्षेत्र के लिए विनियोजन को बनाए रखा है। हमने कृषि की ओर विशेष ध्यान दिया है। कृषि के क्षेत्र में भी शुष्क खेती की समस्याओं की ओर हम खास तौर से ध्यान देना चाहते हैं। पिछले 2 वर्षों में हमने उन किसानों की मदद की जिनको सिंचाई के साधन उपलब्ध थे और इससे हमारी खेती की पैदावार बढ़ती। मैं समझती हूँ कि पहली बार अनाज के उत्पादन की मात्रा 10 करोड़ टन से ऊपर पहुँच गई है। इसलिए जहाँ तक अनाज का संबंध है, आज हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। आर्थिक विकास का अपना महत्व तो है ही, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि वह कुछ हद तक राजनैतिक और सामाजिक शांति पर निर्भर करता है। इसलिए हमें देखना है कि आर्थिक विकास कुछ हद तक सामाजिक न्याय के साथ मेल खाता रहे। इससे भले ही आर्थिक प्रगति की रफ्तार कुछ धीमी पड़े, लेकिन आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। अन्यथा सामाजिक तनाव आर्थिक मूल्यों के लिए बाधक सिद्ध होंगे। 10वीं योजना में हमने 5.5% विकास दर की परिकल्पना की है और हम कृषि तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करना तथा तकनीकी परिवर्तनों को सुदृढ़ आधार देना चाहते हैं। इस योजना के अंतर्गत विदेशी सहायता में भी काफ़ी कमी हो जाएगी। वस्तुतः हम सोचते हैं कि इस दशक के अंत तक विदेशी सहायता की ज़रूरत ही खत्म हो जाए। महोदय, मुझे गुरुदासपुर के लोगों ने बताया कि वहाँ 500 के लगभग युवा गायब हो गए। इसमें कितनी सच्चाई है, वह तो सरकार पता करवाए। पुलिस बता सकती है, लेकिन यह निसंदेह सत्य है कि पंजाब में आज कई देसी और विदेशी ताकतें सक्रिय हैं और उनके कारण ही यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबी ही आदमी की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। गांव में रहने वाले गरीब लोगों को शांति से उनके गांव में ही रहने देने के लिए यह आवश्यक है कि हम गांवों में छोटे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दें, उनकी योजना करें। इसलिए जहां हम पंजाब की सुरक्षा के लिए पैसे का प्रावधान करें, उसके साथ साथ छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी समुचित पैसा रखें। यह भी नहीं होना चाहिए, जैसी यहाँ शंका व्यक्त की गई है, कि पंजाब बजट के जितने धन का प्रावधान किया गया है, उससे ज़्यादा पैसा सुरक्षा कार्यों हेतु रखा गया है। इसलिए सुरक्षा के लिए रखी गई राशि के बाद गांवों में छोटे उद्योगों की योजना पर ध्यान दें, बिजली के विकास पर ध्यान दें। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।